Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of Newton's law of gravitation. आइए देखते हैं पहला सवाल। तो विद्यार्थी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसका फर्स्ट वीडियो कंसेप्ट वाला देखकर आए होंगे। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं हल करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। हाँ, देखिए पहला सवाल। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज एफ। नाउ इफ द मासेज आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ, फाइंड द न्यू फोर्स। तो इनिशियल कंडीशन में जो एफ इक्वल टू है g m1 m2 r स्क्वायर है। अब कह रहा मास डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, तब क्या होगा। मान लेते हैं ऐसी दशा में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। और जी तो कभी बदलने वाला है नहीं, कैपिटल जी कभी बदलने वाला नहीं है। m1 के स्थान पे 2m1, m2 के स्थान पे 2m2 अपान डिस्टेंस हाफ r के स्थान पे r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां देखिए, तो ये r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और 4 ऊपर है तो ये 16 हो जाएगा टोटल मिलके। 16 इंटू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये हो गया 16f। फोर्स कितना हो जाएगा 16f। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 आइडेंटिकल मासेज m are kept at the vertices of equilateral triangle of side A. Find the force of A due to B and C. तो इस आंसर में J वगैरह दिया है, तो ध्यान दें ट्रायंगल में वर्टेक्स पर आपको दिखाना चाहिए A को। यहाँ A हो जाएगा, ये B, ये C। और यहाँ पे मास है वो m है, यहाँ वाला मास है वो भी क्या है m है, और यहाँ वाला मास वो भी क्या है m है। तो ये चीज है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल सब पे सेम मास है, इसकी साइड कितना है a, सभी साइड a है। तो a पर फोर्स पूछ रहा, फाइंड द फोर्स ऑफ a ड्यू टू b एंड c। b एंड c के कारण यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है। तो इसमें जो फोर्स कार्य करेगा a पर, ये हो जाएगा, इधर कार्य करेगा, इस पर फोर्स इधर कार्य करेगा। मास और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो जाहिर है ये दोनों फोर्स भी मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 60 होगा। हाँ, इन दोनों इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। ऐसे x, क्योंकि ये x एक्सिस ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस। अगर आप बांट लेते हैं इसे x और y में, तो हम देख रहे हैं कि ये नेट फोर्स जो है ये नीचे की ओर कार्य करेगा। माइनस जे कैप जिसमें होगा वही वाला आंसर सही होगा, माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप इसमें है और इसमें है, दोनों में से कोई एक सही है। तो जाहिर है कि पहला वाला और लास्ट वाला तो ऐसे गलत हो गया। कि दोनों फोर्स क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये एफ नेट निकालने के लिए आपके पास तरीका होता है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60। cos 60 इनके बीच का एंगल कितना है 60 है। और यहाँ एफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा इक्वल होगा। तो ध्यान दिया जाए कि ये 2f स्क्वायर cos 60 इतना हो जाएगा। तो cos 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 मान 1/2, तो आया 3f स्क्वायर। तो √3f आया, √3f आया। f मतलब कोई एक फोर्स, और फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे √3f के स्थान पे जी m1 m2 अपान r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर।
ये तो ऐसे रखा है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए एफ नेट इज इक्वल टू, आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो √3 GM² अपान A², ये हो गया। और ये नेट फोर्स कहाँ नीचे की ओर कार्य करता है तो -J कैप हो जाएगा। इस आधार पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो आंसर तुम्हारा आ गया। हाँ यस, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वाला ले लीजिए, क्या हाफ एंगल ले लेंगे, कितना 30 हो जाएगा। ये भी हाफ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर ये एफ इस पे इस लाइन के लॉन्ग एफ फोर्स कार्य करता है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या एफ cos 30, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ sin 30। ऐसा भी कर सकते हैं। और वही वाला केस यहां भी हो जाएगा। इसके कारण भी क्या कार्य करेगा, एफ cos 30 नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर कार्य करेगा, क्या एफ sin 30। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स ज्ञात करने का एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। तो एफ नेट इक्वल टू कितना है, केवल इसी डायरेक्शन में आ रहा है 2F cos 30, 2F cos 30 इतना आया। अब वैल्यू रख देते हैं। 2F का मान वही जो इनके बीच वर्क करता है GM² अपान A² cos 30 मान √3/2। यस, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तभी हमारा आंसर आ गया। और नेट फोर्स आपको यहाँ डायरेक्शन भी पता चल गया, नीचे की ओर है मतलब -J कैप लगेगा, तो तभी आपको अपना आंसर मिल रहा है। तो एफ नेट ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे √3 GM² अपान A², ये -J कैप, ये तभी आपका आंसर मिल रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। 2 स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 and m2 are d distance apart. A third particle lying on the line joining the particles experiences no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m1? तो ये कह रहा है कि दो पार्टिकल जो है m1 m2 ये d डिस्टेंस पर रखे हैं। ये है दो पार्टिकल। यहां पे एक थर्ड पार्टिकल कहां पे रखा जाए कि नेट फोर्स उस पर क्या हो, 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि ये थर्ड पार्टिकल स्मॉल m मास वाला यहां पे रखते हैं और यहां पे इस समय दूरी मान ले रहे हैं r, स्मॉल r। बस वो m1 से पूछ रहा है, देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1। तो थर्ड पार्टिकल जो यहां पे रखा गया वो m1 से कितने डिस्टेंस पे। तो शुरू मान लिए हैं थर्ड पार्टिकल का मास, लेट m बी द मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल और उसका डिस्टेंस क्या है r। तो यही r, स्मॉल r हमको फाइंड करना है, यही हमसे पूछ रहा है। यस, तो यहां पे इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं F1 फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा, M2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये मान ले रहे हैं F2 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। यस, तो यहां से F1 हम फाइंड करते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 स्मॉल m अपान r²। F1 यहां से पता चल गया और F2 फाइंड करिए। F2 इक्वल टू हो जाएगा G M2 M अपान इनके बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d है, d में से r निकाल देंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो d माइनस r हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। यहां कहेंगे कि d माइनस r का होल स्क्वायर। यस, अब कह रहा है एक्सपीरियंसेज नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब वो पॉइंट बताइए जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य ना करे, मतलब ये नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए।
नेट फोर्स 0 आ जाए, ये तब हो पाएगा जब F1 इक्वल टू F2 होगा। तो यहां कहेंगे सिंस नेट फोर्स ऑन M इज 0, देन क्या, F1 इक्वल टू F2। तो F1 इक्वल टू F2 किया जाए तो ये है कैपिटल G M1 स्मॉल m अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू है G M2 स्मॉल m अपान D माइनस R का होल स्क्वायर। तो यहां से जो हमारा कैंसिल हो रहा है कैपिटल लेटर में G और स्मॉल m, ये कैंसिल हो रहा है। तो चलिए उनको कैंसिल करते हैं और आगे देखते हैं। ये होने के बाद M1 अपान R इधर बचा R स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचा है M2 अपान D माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये चीज हो रहा है। यस, तो इसको यहां करते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, M1 को नीचे लेते हैं। तो D माइनस R का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपान M1 आया हमारा। यस, अगर दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा D माइनस R अपान R इक्वल टू अंडर रूट क्या M2 अपान M1, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये कर लेंगे कि D अपान R माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान अंडर रूट M1, अलग अलग कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो 1 जाके क्या हो जाएगा, उधर जुड़ जाएगा। यस, तो D अपान R इक्वल टू आएगा 1 प्लस अंडर रूट क्या M2 अपान M1। ये ऐड करने पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप अंडर रूट M1 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट क्या M2। ये हमारा है D अपान R, हमको चाहिए क्या R, तो दोनों तरफ पलट दिया जाए। तो R अपान D बराबर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट M1 अपान अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2, ये आया। तो एट लास्ट जो हमको आंसर मिल रहा है, आंसर हम यहां लिखना चाहेंगे R इक्वल टू कितना आ रहा है, R इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट M1 अपान अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 इंटू टोटल डिस्टेंस, क्या है टोटल डिस्टेंस D है। ये एट लास्ट आपको आंसर मिल रहा है। तो अब इस न्यूमेरिकल का ये फायदा है विद्यार्थी कि आप चाहे तो ये फार्मूला भी अब फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस कंसेप्ट पर जितने सवाल हैं, जहां से डिस्टेंस पूछेगा, जैसे यहां से पूछ रहा है M1 से, तो जिसको जहां से पूछेगा उसको ऊपर रख देंगे अंडर रूट में। तो अंडर रूट M1 अपान अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 इंटू टोटल डिस्टेंस, ध्यान दिया जाए। तो जो वैल्यू आपके पास नोन है उसी वैल्यू का इस आंसर में उपयोग किया जाएगा। तो ये रहा आपका सलूशन। तो डायरेक्ट भी ये चीज, जैसे भी ये 2 kg 5 kg इस टाइप से कह दिए, थर्ड मास कहां रखा जाए कि उस पर कोई नेट फोर्स वर्क ना करे। तो ऐसे केस में डायरेक्ट हम लोग इसमें रख के निकाल सकते हैं। और ये बीच का डिस्टेंस टोटल तो आपको मालूम ही रहेगा। जहां से दूरी पूछेगा वो ऊपर, अभी यहां से पूछता M2 से पूछता तो अंडर रूट M2 अपान नीचे रहेगा अंडर रूट M2 प्लस अंडर रूट M1। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा न्यूमेरिकल देखा जाए। 3 masses each equal to capital M are placed at the 3 corners of a square of side A. Calculate the force of attraction on unit mass placed at the 4th corner. ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को वीडियो पास करके पहले स्वयं सॉल्व करना चाहिए। ये 3 कॉर्नर पर जो मास रखे हैं वो कैपिटल M है।
ये कह रहा है। और सभी साइड दिया क्या, स्मॉल ए इस टाइप। एक फोर्थ कॉर्नर है जिसपे यूनिट मास रखा है। यूनिट मास मतलब 1 kg का मास। यस, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, फोर्थ कॉर्नर पर जो रखा है उस पे पूछ रहा है। तो बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो देखिए एक मास ये, एक मास ये, एक मास ये। तो यहां से ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होगी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर उसका रूट, तो ये भी आपको पता चल गया a अंडर रूट 2। सब हमको पता है, ध्यान दिया जाए। तो चलिए इसे F1 नाम दे देते हैं, इसे F3 दे देते हैं, और बीच वाला क्या रहेगा, F2 रहेगा। तो F1 और F3 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए इनके बीच का मास वही है, डिस्टेंस वही है। तो यहां पे हमको निकाल लेना चाहिए पहले। F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू जी एम, ये मतलब कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, स्मॉल एम की वैल्यू कितना है, 1 kg है, तो रख देते हैं यहीं पे, क्या करने की जरूरत है। जी कैपिटल एम अपॉन ए स्क्वायर, केवल इतना आया मैग्नीट्यूड में। देखिए ये स्क्वायर है, तो इस डायरेक्शन एक फोर्स तो F2 यहां भी कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, a अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्मॉल एम के स्थान पे 1 kg रख देते हैं, तो जी कैपिटल एम अपॉन 2a स्क्वायर, इतना आया। तो तीनों फोर्स निकाल दिए। देखिए नेट फोर्स जो है, अगर आप पाइथागोरस से लगाते हैं तो F1 F3 ये परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर कार्य करेगा, ये डायगोनल पर इधर कार्य करेगा, हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में। और हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो उसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वहां से देखेंगे तो यही कंसेप्ट तब भी है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या, वेक्टर F1 वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा। यस, हाँ। अब एफ नेट हम फाइंड करना चाहेंगे। अब या तो ये तरीका ये कि इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस से निकालिए, फिर इनकी डायरेक्शन में दोनों को जोड़ लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। या ये कितना है, 45 है, ये भी क्या है 45, इनका कंपोनेंट ले लीजिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट इसी हाइपोटेनियस के अलोंग वर्क करेगा। तो इसका इतना कास थीटा और इसका भी इतना कास थीटा, इसका साइन वाला पोर्शन इधर कार्य करेगा, इसका साइन वाला पोर्शन इधर करेगा, जो कि क्या कर देगा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है हमारा F1 cos 45 प्लस F3 cos 45 और प्लस आपका क्या है F2 है ही है। बस इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। F1 cos थीटा फिर F2 cos थीटा, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा ये वाला, और वो इधर भी होगा। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यस, हाँ। तो वैल्यू रखा जाए, देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, एक ही है, या रखते हैं ऊपर से, हमारे पास F1 F3 F2 सब है। तो यहां कहेंगे जी एम अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर, cos 45 1 अपॉन रूट 2, और F3 भी वही चीज है, फिर GM अपॉन ए स्क्वायर cos 45 अंडर रूट 2, और F2 भी हमारे पास निकाल चुके हैं, G कैपिटल M अपॉन 2a स्क्वायर। यस, तो आपको यहाँ पे G कैपिटल M अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन जब ले लेंगे और सब में है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, तो यह हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2, और प्लस क्या हो गया 1/2 इसमें बचेगा।
अब यही हमारा आंसर हो गया। तो बोर्ड लेवल पे ये सवाल आया हुआ है, कंपटीशन में भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पांचवा न्यूमेरिकल देखा जाए। टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ ए सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, प्रूव दैट the gravitational force acting between them is directly proportional to the fourth power of their radius। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि दो सॉलिड स्फीयर हैं, इनका सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम मतलब मास रेडियस सब सेम है। यस, ये हमको दिया है। तो मान लेते हैं इनका मास m और रेडियस क्या है, r है, ये कांटेक्ट में है। तो टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ ए सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यस, तो इनका रेडियस r है, कांटेक्ट में। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो रेडियस के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूव करना है। तो यही न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन में पूछा गया है, केवल ऑप्शन करके दे दिया है। ये प्रूव करने के लिए यहां से काट देगा क्वेश्चन। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कौन सा आर का पावर करेक्ट होगा, तो 4 पावर करेक्ट होगा। तो ये सवाल इस टाइप से भी हो सकता है, तो ध्यान दिया जाए। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा G m अपान इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, ध्यान दिया जाए, का होल स्क्वायर। तो ये यहां पे आया, लेकिन यहां पे m जो है हमारे प्रॉब्लम में नहीं दिया गया। वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कार्य करेगा वो रेडियस के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्थ पावर तो यहां आएगा ही नहीं, मास नहीं दिया है। हाँ, वो दिया आपको सेम साइज के हैं, सेम मेटल है, ये जानकारी में दिया गया है। तो मास हमको निकाल लेना चाहिए। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या डेंसिटी चाहे तो रो लिख लीजिए। और दोनों सेम मेटल के हैं तो डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। यहां से ये चीज आपको निकालना होगा। तो ये स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू क्या आएगा, रो, ये आएगा मास। तो मास के स्थान पे ये चीज आपको प्रयोग करना होगा। तो ये चीज करते हैं तब जाके हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो यस, तो ये हो जाएगा कैपिटल G m स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है ना, अपान 4r स्क्वायर, इतना आया। यस, तो यहां पे केवल हमसे रेडियस से मतलब है, बाकी लोग कांस्टेंट हैं। तो यहां पे देखिए G, कैपिटल G, और ये 4/3 पाई और रो, ये अपना स्क्वायर लेके बाहर कर लो, इनसे कोई मतलब भी हमारा नहीं। अपान 4, रेडियस की बात करो, r क्यूब 2 बार गुणा करोगे तो r पावर 6 हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर है तो यहां कितना आ रहा है, r पावर 4 आ रहा है। तो बस खत्म। ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ जी प्रोपोर्शनल r पावर 4, तो यही हमें प्रूव करना था। तो जो हमारा काम हो गया है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 6वां सवाल देखा जाए। 3 आइडेंटिकल पॉइंट masses each of mass 1 kg lie in the xy plane at points 0, 0, 0.2 meter and 0.2 meter, 0 respectively. The gravitational force on the mass at the origin is, ये चीज हमसे कह रहा है। तो यहां पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा सवाल है और आसान सवाल भी है। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, ये आपका ओरिजिन। यहां से कह रहा है एक ये डिस्टेंस दे रहा है, ये तो ओरिजिन है तो ये 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओरिजिन का, और एक है 0.2, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0.2, तो ये हो जाएगा।
एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ, मास हर जगह 1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0.2 मीटर ये होगा। और एक यहाँ पे ले लेते हैं, ये होगा दूसरा वाला 0.2 मीटर, 0 ये हो गए। यही इतना हो गए। और सबका मास क्या है 1 kg। यहां भी मास क्या है, मास m इक्वल टू क्या 1 kg। हर जगह मास 1 kg है। m इक्वल टू क्या 1 kg ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो मास है वो कितना है 1 kg का है। ये सब दिया है। अब हमसे पूछ रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन इज। जो ओरिजिन पे मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। ये चीज है आपका बस। तो मान लेते हैं ये फोर्स क्या है हमारा F1 है, और ये फोर्स क्या है F2। तो ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है। तो F1 निकाल लेते हैं पहले, या हाँ F1 निकाल लेते हैं, चाहे जो निकालो, या इसे F1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। F1 देखते हैं। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा क्या G M1 M2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस कितना 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अरे भाई y एक्सिस पे कितना चला है वो कितना, इनके बीच का डिस्टेंस यही। तो यही आपका आया। और ये y एक्सिस डायरेक्शन पॉजिटिव में है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस टाइम लिखना चाहिए जे कैप। आपके पास सी है आया यहाँ पे, ध्यान दिया जाए। और F1 हो गया, F2 देखा जाए। F2 क्या है, F2 भी यही आएगा G M1 M2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2, क्योंकि y एक्सिस पे चला नहीं है। तो ठीक है। अब ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखना होगा आई कैप, यूनिट वेक्टर लगाना होगा। अब वेक्टर फॉर्म में है तो नेट फोर्स यही चाहिए, ओरिजिन पे नेट फोर्स कार्य कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अपने आप बन जा रहा है। तो एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। यस, तो इसे आपको ऐड कर लेना है। तो दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यह है G अपान 0.2 का होल स्क्वायर जे कैप, या G अपान 0.2 का होल स्क्वायर आई कैप, या इसी को ऐड करके लिख लेते हैं हम लोग। तो अच्छा, G की वैल्यू भी हमें क्या कर देना चाहिए, रख देना G की वैल्यू। यह आएगा G अपान 0.2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, इतना हमको मिल गया। यस, अब G की वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। ये होता है, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप अपान 0.04। यस, तो ऊपर नीचे दोनों दो अंक पे दशमलव है, खत्म हो जाएगा। तो केवल 4 से हमको डिवाइड करना चाहिए। तो चलो करते हैं डिवाइड। तो 4 1 के 4, 2 6 4 6 24, 4 6 24, फिर 4 6 24, इस टाइप से जाता रहेगा बाहर। इंटू 10 टू पावर -11 आई कैप प्लस जे कैप है, और इसका आंसर 1 अंक के बाद दशमलव लगाया है। तो इसका 2 निगेटिव इनके दशमलव अंदर करने के लिए ले लेते हैं, तो ये 6 6 करके और आगे जाएगा। तो 1.67 इंटू 10 टू पावर 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 आई कैप प्लस जे कैप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से ये चीज देखिए आ रहा है। अरे यहां इसका 2 निगेटिव पावर ले लीजिए दशमलव अंदर करने के लिए, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। या जी का मान यहीं पर रख दिए होते तो कैलकुलेशन और आसान हो जाता, यही रख देते तो जी बाद में नहीं रखना पड़ता। यस,
तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसके डायरेक्शन के लिए मैंने ये सवाल लगवाया था। हाँ विद्यार्थी, 7वां न्यूमेरिकल देखा जाए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द रॉड? यस, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू रॉड? तो ये गिवन न्यूमेरिकल है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इससे d डिस्टेंस पर एक रॉड रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L है। ये हमारी जानकारी में है। तो ये फोर्स हमें फाइंड करना है इनके बीच। फोर्स फाइंड करने के लिए इसका तो सेंटर ऑफ मास मालूम है, इसका भी हमें सेंटर ऑफ मास मालूम है। अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा सी वाला ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाता है। सेंटर ऑफ मास रॉड का मिडिल पॉइंट पे हो जाएगा। यहाँ पे L/2 ले लेंगे। ये टोटल लेंथ L है तो क्या ले लेंगे L/2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा D प्लस L/2। तो इसका जो फोर्स आएगा G(M)(M)/R², मतलब L प्लस D प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तब तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वाला ये कॉन्सेप्ट यहाँ ठीक नहीं है, इसमें कोई दोष है। क्योंकि ये dm मास करके छोटा छोटा काटेंगे तो यहाँ dm वाला फोर्स क्या है, ये नजदीक है तो dm वाला फोर्स ज्यादा होगा। dm के कारण जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा और लास्ट वाला dm के कारण अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अट्रैक्शन डिक्रीज करता चला जाएगा। फोर्स का मान उसकी वजह से, उस dm की वजह से कम होगा, मतलब वेरिएबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को संभालने के लिए इंटीग्रेशन ही एक रास्ता बचता है। अगर आप इस पे टिक लगा देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर यहाँ पे आपने ये काम किया तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक का पॉइंट मास मालूम है, एक का ये वेरिएबल हो रहा है फोर्स। यहां से यहां तक फोर्स वेरिएबल हो रहा है, तो इसे केवल इंटीग्रेशन ही संभाल सकता है। यस, अब इसे हमें सोल्यूशन करना है। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, एक मान लेते हैं कि एक dm मास ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, dm मास, और dm मास ले लेते हैं और इसकी पट्टी की मोटाई क्या है, dx है। और इसकी इस वाले मास से डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर हमने dx मोटाई का एक स्ट्रिप काट लिया जिसका मास क्या है, dm है। तो इनके बीच क्या कर लेंगे हम लोग, फोर्स ज्ञात कर ले। ये छोटा फोर्स आएगा df इक्वल टू हो जाएगा G(M)(M)/R², मतलब x² है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिए, इस मास की डिस्टेंस है इससे कितना x, तो x आया हमारा। ये वाला मास है और ये वाला मास पट्टी स्ट्रिप जो आप काटे हैं dm मास यहाँ पे लिया गया है। ये इतनी जानकारी। तो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल फोर्स चाहिए। टोटल फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dF। और ये लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x इक्वल टू d हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा d प्लस L। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का लिमिट चढ़ाना होगा, क्योंकि ये वेरिएबल हो रहा है यहां से यहां तक। तो ये लिमिट हो जाएगा d टू d प्लस L। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं d प्लस L, लिमिट लगाएंगे और ये चीज यहां पे रखते हैं Gm(dm)/x²। तो Gm ये तो कॉमन है, मैं तो बाहर ले रहा हूं आपके लिए। यहां देखिए G कैपिटल M, कैपिटल नहीं स्मॉल m, बाहर ले लिए। तो इंटीग्रेशन में कौन बच रहा है, dm/x² बच रहा है। यहां है d, यहां है d प्लस L। अब तो यहां इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, तो लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगाना होगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में विधिवत आपको बताया गया है, प्लीज ध्यान दिया जाए। देखें, चूंकि L लेंथ का मास है कैपिटल M, इसलिए यूनिट लेंथ का मास है कैपिटल M/L। यूनिट लेंथ
का मास को क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ के मास को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। इसलिए dx लेंथ के मास को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा dx, और dx लेंथ का मास ही हमारे लिए क्या है, dm है। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। इस टाइप से आपको सोचने से बहुत आसान होगा। यल लेंथ का मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का मास है कैपिटल एम अपान यल। यूनिट लेंथ के मास को लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कहते हैं। तो dx लेंथ का मास, dx लेंथ का मास ही तो हमारे लिए क्या है, dm है। तो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। जब यूनिट लेंथ का लैम्डा है तो dx लेंथ का इतना, और एट लास्ट लैम्डा को बाद में हटा लेंगे, लैम्डा का स्थान क्या लिख देंगे, m अपान कैपिटल यल। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिए, dm के स्थान पर लिखेंगे लैम्डा dx। तो चलिए लिखते हैं, तो g स्मॉल m इन ब्रैकेट d प्लस, यहाँ d प्लस यल हो जाएगा, d 1/x² ही है, तो ये हो जाएगा लैम्डा dx अपान x², इतना है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लैम्डा को हम बाहर कर लेते हैं, यहां देखा जाए तो gm लैम्डा, और इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x⁻⁻2 हो जाएगा। अरे यहां बच रहा है x⁻⁻2 dx, ये हो जाएगा d और d प्लस यल, इतना हो गया। तो g स्मॉल m लैम्डा के स्थान पे यही आप लिख दीजिए कैपिटल m अपान यल, क्योंकि आंसर उसी में है, इतना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो x पावर -1 अपान -1 आएगा, मतलब -1 अपान x आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा d प्लस कैपिटल यल, यस। तो यहां हमारा आ रहा है, यहां लिखेंगे g m अपान कैपिटल यल, यहां लिखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे -1 अपान d प्लस यल, माइनस और इसका अपना माइनस, हो जाएगा प्लस, माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा 1 अपान d। तो ये चीज आया, इसका एलसीएम ले लेते हैं, gm अपान कैपिटल एल इन ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम लेंगे d इन ब्रैकेट d प्लस यल, इतना आया। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा यहाँ -d प्लस d प्लस यल, इतना आया। तो यहां से d से d क्या हो रहा है, कैंसिल, और यल से यल भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें हमारा आंसर मिल रहा है नेट फोर्स का, F इक्वल टू जो आंसर मिल रहा है gm अपान d इन ब्रैकेट d प्लस यल, ये देख लीजिए कौन सा आंसर आया है। तो ये चीजें है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस सवाल विद्यार्थी बहुत साफ है, यहाँ हमेशा जो है हर डीएम मास के लिए फोर्स वेरिएबल है, तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन ही एक रास्ता बचता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 8वां सवाल देखा जाए। 8वां सवाल हमसे कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, एक यहाँ एम मास का है और यल लेंथ का है, एक बॉडी है, और एक 2l लेंथ का और 2m मास का एक बॉडी है। सेम यही चीज है, बशर्ते डबल है। इसका जो ब्रेथ दिया है दोनों का क्या है, सेम है। ये सवाल में गिवन है, यस। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो जाहिर है कि इनका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो जाहिर है यल लेंथ का है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे यहां पड़ेगा, मिडिल पे। अब इसे सॉल्व करना हमको, तो जाहिर है दोनों के सेंटर ऑफ मास को हमें फाइंड करना होगा। तो ये 2l लेंथ का है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास l लेंथ पे यहां पड़ जाएगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये चीज बताना है। तो ये देखिए ध्यान से, तो यही हमारा ये सेंटर ऑफ मास, जो फोर्स वर्क करेगा वो इस पे वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। फोर्स होगा इधर F1 2, या इधर कहेंगे क्या F2 1, इस टाइप से इस लाइन में फोर्स होगा। तो एक केवल फोर्स ज्ञात करना है हमको, मास पता है दोनों का, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां, इनका सेंटर ऑफ मास यहां है। तो ये डिस्टेंस कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो यही डिस्टेंस हमको अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए।
अब ध्यान दें, ये वाला डिस्टेंस हमको पता है कितना, L/2, ये गिवन है। तो ये कितना होगा, तो ये टोटल L हो जाएगा। यहां से ये टोटल जब L हो जाएगा तो ये आधा है इतना, L/2 निकाल देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारे लिए कितना हो जाएगा, L/2। आप फिगर में छोटे बड़े से ना ध्यान दीजिए, वो दोनों क्या है, बराबर। ये भी L/2 है, ये भी L/2 है। तो फिगर छोटा बड़ा हो सकता है बनाने में, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है जेई में, ध्यान दिया जाए, बस खत्म। इनके बीच फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा G(m1 m2) अपान R²। यही हमारा है, लेकिन R हमें गिवन नहीं है, हमारा आंसर जो है L वगैरह टर्म में होना चाहिए, तो R आपको फाइंड कर लेना चाहिए। तो R इक्वल टू L/2² प्लस L/2², ये करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 × L²/4 या L/√2। स्मॉल r के स्थान पे जो वैल्यू आपका आ रहा है कैपिटल L/√2 आ रहा है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैपिटल G × 2m² अपान R² के स्थान पे लिखेंगे L/√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा G × 2m² अपान L²/2। ये 2 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4gm² अपान L²। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो अच्छा सवाल था। तो यहां पे आपको पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास से आपका काम हो जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो सेंटर ऑफ मास ये हमें फाइंड करना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हम विद्यार्थी 9वां सवाल देखा जाए। 9वां सवाल हमसे कह रहा है ए मास कैपिटल M इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m, which are then separated by a certain distance. What is the ratio small m upon capital M will maximize to the gravitational force between them? तो मतलब मैक्सिमम फोर्स के लिए स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो क्या होना चाहिए, जबकि उनके बीच का डिस्टेंस सर्टेन है, निश्चित है। यस, तो ये चीज है, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M माइनस स्मॉल m है, 2 पार्ट में है। ये सर्टेन डिस्टेंस R हम मान लिए हैं, तो फिगर दिया नहीं है, अपने आप ये चीज है। अब ऐसी दशा में मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट बताया गया। इस टाइप का मैक्सिमाइज मिनिमाइज, इस टाइप से मैक्सिमम मिनिमा वाला सवाल जो होता है वो डिफरेंशिएशन के माध्यम से बताया गया है, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको जानना चाहिए, या हो सकता है जानते भी हो। Gm1 m2 अपान क्या, R² है, ये चीज है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो df अपान dm, m के रिस्पेक्ट में इसका, क्योंकि R² ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो स्मॉल m इस टर्म में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, तो g अपान R² कांस्टेंट है, तो यहां लिखेंगे ddm इन ब्रैकेट स्मॉल m कैपिटल M माइनस m²। तो यहां से G अपान R², कैपिटल M कांस्टेंट है, टोटल मास है, इसी को तोड़ा गया है, तो कैपिटल M बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन देखें, और M के सापेक्ष M का 1 होगा, माइनस M² का क्या होगा, 2m, ये डिफरेंशिएशन आपका होगा। तो ये आया क्या, df अपान dm। अब इसका कंसेप्ट है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। देखिए, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होगा, df अपान dm इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड d2f अपान dm², ये निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव या लेस देन 0, निगेटिव होना चाहिए। मैक्सिमा के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, और मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब उल्टा होना चाहिए बस। तो ये चीज 0 के बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा।
तो कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट कैपिटल एम माइनस 2m इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है, ये कांस्टेंट है, 0 अपॉन इतना 0 हो जाएगा, मतलब कैपिटल एम माइनस 2m इक्वल टू 0 आया। या यहां से लिख सकते हैं कैपिटल एम इक्वल टू 2m, या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन 1/2। तो ये चीज आया, स्मॉल एम तो 1/2 आएगा। तो यहां से रेशियो का पता चल गया है 1:2। तो ये चीज है। एक चीज और, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मैक्सिमा वाला केस है। वास्तव में अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको करना चाहिए प्रूफ के तौर पे D2F, लेकिन फिजिक्स में ये सब करने की जरूरत नहीं है। आगे आंसर मिल रहा है तो वही करेक्ट हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यस, अब देखा जाए, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो कांस्टेंट है G अपॉन आर स्क्वायर, तो बाहर ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, टोटल मास कैपिटल एम था, यही दो पार्ट में टूटा है, स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो ये तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, -2m का ये आएगा -2। तो ये निगेटिव आ गया नहीं, -2g अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, निगेटिव अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो जाता है तो मैक्सिमा वाला शर्त पूरा कर देता है, ये है। तो यहाँ पे मास का जो स्मॉल एम और कैपिटल एम, मैक्सिमम फोर्स के लिए जो मास का रेशियो होना चाहिए वो स्मॉल एम और कैपिटल एम का 1:2 होना चाहिए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, 10वां सवाल, विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ध्यान दें, एक यहाँ पे m1 मास है छोटा सा, एक m2 मास है बड़ा, और इनके सेंटर ऑफ मास के बीच जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस आधार पर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट सही है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 यहाँ पे ये कार्य करेगा F12, और इधर ये कार्य करेगा F21। तो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये कंसेप्ट आपका सही है, करेक्ट है, पहला वाला। हाँ, अगर आप निकाल कर देखना चाहते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ इस डायरेक्शन में तो आई कैप आप लगा दीजिए, F21 इक्वल टू हो जाएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस आई कैप हो जाएगा, तो आपको माइनस यहां लगाना पड़ेगा, यहां लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये माइनस से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ऐसे केस में F12 इक्वल टू माइनस F21, तो ये जी आ रहा है। तो ऑप्शन ये पहला वाला क्या है, करेक्ट है। दूसरा वाला पूछ रहा है, दूसरा वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। नेट फोर्स जो इस पर कार्य करेगा, नेट फोर्स ये दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जाएगा ऐड करेंगे तो F नेट इक्वल टू क्या आएगा, 0। दूसरा भी करेक्ट है। हाँ, तीसरे पर गौर करना चाहिए, तीसरा क्या है। तीसरे में विद्यार्थी आपको ध्यान देना चाहिए, पहला काम तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होगा। एक छोटा मास है, एक बड़ा मास है, दोनों जो है अगर अट्रैक्ट करके एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जाहिर है कि जो छोटा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक जो कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि वो स्लो से आएगा। तो उस आधार पे भी पता चल रहा है कि हमारा क्या है, गलत आंसर है। यस, अगर आप निकालना ही चाहते हैं तब भी हो सकता है, संभव है। ये हो जाएगा F12 अपॉन क्या, M1 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें M1 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा GM2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर आई कैप एक्सेलरेशन, और A21 हो सकता है F21 अपॉन क्या, M2। यहां से भी ये हो जाएगा माइनस GM1 अपॉन आर स्क्वायर आई कैप। आपकी बार ये वाला फोर्स लेंगे तो आपकी बार M2 कट जाएगा, M1 बचेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां से ये क्या पता चल गया, ये देखिए, अरे भाई तो साइन का है तो साइन तो यहाँ है, लेकिन यहाँ M2 है, यहाँ क्या है, M1 है। तो ये A12
नॉट इक्वल टू A21। निगेटिव में भी कहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल है ही नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं इक्वल है तो वेक्टर में कैसे इक्वल रहेगा। तो ये आपका ये हो गया। हाँ, चौथा कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए ये छोटा मास से बड़ा मास है, सेंटर ऑफ मास जो है यहां कहीं आएगा जो बैलेंस करे। ये पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मिलेगा। अब इसको पूरा एक सिस्टम मानिए, एक बिन पॉइंट मान लीजिए टोटल मास को, तो वो जो है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दें, इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ACOM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पक्की बात है। अगर आपको नहीं विश्वास होता, ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया हमारा, ये करेक्ट है। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला भी लगा सकते हैं, m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। अब आप जब वैल्यू इसमें रखेंगे, देखिए ये वाला वैल्यू जब यहां रखेंगे, ये दोनों वैल्यू यहां पे रखेंगे, ये तो देखिए जब m1 से गुणा करोगे तो यहाँ m2 है, जब m2 से गुणा करोगे तो यहाँ m1 है, तो जाहिर है दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, कट के क्या आ जाएगा, 0। एट लास्ट वैल्यू रखने पर भी क्या आएगा, हमको 0 आएगा। यस, ये है। अब ये पांचवा कह रहा है, पांचवा कैसे हल किया जाए। पांचवा में ध्यान दे कि पांचवा इनकरेक्ट है। जब इनका एक्सेलरेशन अलग अलग है तो वेलोसिटी 0 कैसे हो सकता है, उस आधार पे वो हमारा गलत है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 कह रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये चीज है। तो एफ एक्सटर्नल इसको नेट फोर्स अगर 0 है, एफ नेट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, उनका वेलोसिटी क्या रहे, 0 हो, या तो उनका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। यस, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो तो ये तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ये तभी हो पाएगा क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन इसमें आ चुका है, इससे पहले एक्सेलरेशन आ चुका है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये 7 वाला सही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तब होता है जब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पे हो, तो फाइनली भी बॉडी रेस्ट पे होता है। इनिशियली रेस्ट पे है ऐसा यहां कुछ कहा नहीं गया है, तो ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। यस, और इनिशियली रेस्ट पे नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। ये करेक्ट है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये एकदम गलत है क्योंकि वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में नहीं इक्वल है तो वेक्टर में कैसे इक्वल रहेगा। वेक्टर में तो वैसे भी ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव आएगा, इस टाइप से होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।